तो आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी की क्लास में स्वागत है। तो हम जूनियर असिस्टेंट के लिए यह क्लास चला रहे हैं और साथ ही आपका स्टेनोग्राफर जो कि आपका 661 पद आपका निकला हुआ है। और देखिए कनिष्ठ सहायक जो था आपका 2702 पद, उसमें आपके और पद जुड़ गए। जी आपका पद जुड़कर 3166 पद हो गया है। और साथ ही इस मॉडल पेपर में मैं आपको सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न और रीजनिंग से 15 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान यानी जीके से 20 नंबर और कंप्यूटर से 15 नंबर और उत्तर प्रदेश स्पेशल से 20 नंबर, यानी आपको एक ही वीडियो में सारे टॉपिक आपका कवर होने वाले हैं। तो यह आपका नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित यह क्लास होगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। और पहला ही प्रश्न आपके सामने है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से, और कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन पहला कह रहा है कि आयुष और ऋचा बाजार गईं। क्या कह रहा है कि आयुष और ऋचा बाजार गईं। देखिए ये तो आपका शुद्ध वाक्य नहीं होगा। और राह चलते दोनों में तकरार हो गई, यह आपका शुद्ध लग रहा है। और सी कह रहा है इस कहानी एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, यह भी आपका शुद्ध नहीं होगा। और बच्चे ने कहा पापा आ गई, देखिए ये भी आपका जो है अशुद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा शुद्ध हो जाएगा कि राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये हमारा वाक्य के दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। कह रहा उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन क्या रूप होता है। तो उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या होता है। तो देखिए अगर उसका रूप परिवर्तित हो जाता है क्या, तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। और उसके अंत में गर लगा देते हैं, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि उसका रूप जो है वह परिवर्तन हो जाता है। और उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप में जो है परिवर्तन हो जाता है। सौदा का बहुवचन जो है सौदा हो गया, क्या हो गया, तो सौदा हो गया। आगे देखिए 3 नंबर कह रहा जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो क्या वह पुल्लिंग कहलाते हैं, या स्त्रीलिंग कहलाते हैं, या नपुंसक लिंग कहलाते हैं, या उभय लिंग कहलाते हैं। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है। तो देखिए उनका जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, देखिए स्त्रीलिंग होता है। जैसे अगर बात करें तो आहट, झल्लाहट, ये सब कैसे हैं, तो यह सब स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। और कह रहा रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। तो देखिए निशाचर नहीं कहेंगे, निशाकर नहीं कहेंगे, ना ही बंचर कहेंगे और ना ही तमचोर कहेंगे। ये कहेंगे निशाचर, यानी जो रात में जो है चरण करता है, यानी रात में विचरण करने वाले प्राणी को हम निशाचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम डी करेक्ट कर देंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो तद्भव पूछ रहा है इसमें। तो बात करें उल्लास आपका तद्भव नहीं होगा, और ना ही उच्छ्वास होगा, और ना ही निश्वास होगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उजास। उजास क्या हो जाएगा, उजास जो हो जाएगा यह आपका तद्भव हो जाएगा। और देखिए अगर बात करें संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। बाकी आप देखिए ये उच्छ्वास हो गया और उल्लास हो गया, निश्वास हो गया, ये सब कैसे शब्द हैं, तो ये सब जो हैं यह सब तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, ये सब तत्सम है। लेकिन आपका उजास जो दे रखा है यह आपका तद्भव हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो प्रतीत दे रखा है, और फिर आपका प्रतीत दे रखा है, प्रतिमान है और प्रतिबिंब है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम नहीं है 6 नंबर में। तो देखिए 6 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए प्रतीत। प्रतीत क्या है, तो जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लाए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। प्रतीत, प्रतिमान और प्रतिबिंब ये सब कैसे शब्द हैं, जैसे आपका देखिए यहाँ पर ये तीनों आपके कैसे शब्द हैं,
तो ये तीनों आपको जो है तत्सम हैं। कैसे शब्द हैं? यह तीनों तत्सम शब्द हैं। लेकिन प्रतीत कैसा शब्द है? प्रतीत आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है ये? तो ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द, तद्भव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा जो है तत्सम नहीं होगा, ये आपका तद्भव होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो नेगेटिव पूछ रहा है कि कौन सा जो है तो आपका जो है नम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन में है गीला, भीगा, आर्द्र और आपका आर्द्र दे रखा है। तो देखिए ऑप्शन हमारा गीला तो होगा नहीं इसका पर्यायवाची नम का, और ना ही भीगा होगा, और ना ही आपका तो हमसे पूछ क्या रहा है? पर्यायवाची नहीं है, यही ध्यान देना है। हमसे नेगेटिव पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव हमारा हो जाएगा आर्द्रा। क्या हो जाएगा? आर्द्रा जो हो जाएगा यह जो आपका नम का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी आपका देखिए नम का पर्यायवाची भीगा भी हो जाएगा, गीला भी हो जाएगा, आर्द्र भी हो जाएगा। लेकिन आर्द्रा जो दे रखा है, आर्द्रा सेवन का, यह जो आपका हो जाएगा, देखिए आर्द्रा एक नक्षत्र का नाम है। यह तीन जैसे गीला, आर्द्र, भीगा नम के पर्यायवाची हैं। वैसे शब्द जो मूल शब्द के सामने अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यह क्या है? आर्द्रा एक नक्षत्र का नाम है। किसका? तो यह जो है एक नक्षत्र का नाम है। आगे देखिए 8वां नंबर कह रहा त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या है? त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो चारों ओर ध्यान होना या किसी और का ना रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। तो त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कि किसी और का ना रहना। क्या बात करें? तो देखिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग की जाने वाले शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे किसी और का ना रहना, यह क्या हो जाएगा? तो त्रिशंकु कहलाएगा। 9 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। किसकी? तो संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। तो देखिए 9 नंबर में कह रहा है कि ना तुम पढ़ोगे और ना वह पढ़ेगा। और ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा, यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? तो ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी उपवाक्य जो है प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही इसमें हो जाएगा। बी भी नहीं होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा कि ना तुम पढ़ोगे और ना वह पढ़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा, यह संयुक्त वाक्य होगा। ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक है, दो या दो से अधिक अगर उपवाक्य हो वहाँ पे जो है यह प्रधान होता है। ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 10वां नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन कीजिए। कह रहा है हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है? तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे जो है खाली स्थान पर चारों विकल्प में से कौन सा उचित आएगा? तो देखिए क्या है? अभिमान तो नहीं होगा, अभिमान का होता है घंड। आपका क्या होता है? अभिमान का अर्थ होता है आपका घमंड। देखिए गर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्व हो जाएगा। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है। देखिए दर्प भी नहीं होगा और ना ही आपका घमंड होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तो वर्तमान काल का इसमें से भेद कौन सा नहीं है? तो बात करें तो देखिए कह रहा तत्कालिक वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल और दे रखा संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर देखिए हेतु हेतु मतभेद वर्तमान काल, यह जो है आपका वर्तमान काल का भेद नहीं है। देखिए हेतु हेतु वर्तमान काल का भेद नहीं होता है। हेतु हेतु जो होता है वह भूतकाल का भेद होता है। यह किसका होता है? तो ये जो होता है वह भूतकाल का भेद होता है। भूतकाल का भेद होता है। भूतकाल का भेद होता है। और बात करें तो एक ऐसी क्रिया का ना होना पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, वह हेतु हेतु मजबूत काल कहलाता है। कह रहा तौलिया किस भाषा का जो है शब्द है? तो तौलिया क्या तुर्की है या पुर्तगाली है या हिंदी है या उर्दू है?
तो तौलिया जो है वह जो है किस भाषा का शब्द है? तो देखिए यह पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो तौलिया जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली की भाषा की बात करें तो पुर्तगाली भाषा में कौन कौन से आते हैं? तो पुर्तगाली भाषा में आपकी आलमारी आती है, आलमारी हो गई। और आलमारी के बाद क्या आता है पुर्तगाली में? तो आपका साबुन आता है, साबुन आएगा। साबुन के बाद क्या आएगा? साबुन के बाद आपका कप्तान आएगा, कप्तान आएगा। और कप्तान के बाद क्या आएगा? तंबाकू आ जाएगा। तंबाकू भी आपका जो है यह पुर्तगाली भाषा है। और बात करें और तो आपकी बाल्टी भी हो जाती है। बाल्टी भी आपका पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी के बाद क्या हो जाएगा? कमरा, कमरा। ये सब क्या है? तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आगे देखिए, कह रहा आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो 13 नंबर है और पहला ही हो जाएगा कि बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण करना। संकर चिड़िया नहीं, अनुपम वस्तु यह भी नहीं, और समान कार्यों का मिश्रण ये भी नहीं। तो बेमेल देखिए, लोकोक्ति का बात करें तो अनुभव पर आधारित उपवाक्य होते हैं। यह श्रोता के हृदय पर तीखा गहरा गहरा प्रभाव डालते हैं। लोकोक्ति युगों युगों से संकलित होती हुई अपने विशेष अर्थों में से आज तक लोक कथा में प्रचलित होती आई है। और जो है आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का जो अर्थ निकलेगा वह है आपका अर्थ कि बेमेल चीज़ों को जो है सम्मिश्रण यानी आपका मिक्स करना। आगे देखते हैं 14 नंबर और कह रहा विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से आपका अशुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए 14 नंबर में बात करें तो बस हो गया रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही जो आपका होगा वह अशुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आपका दो जगह आपका अल्प विराम दे रखा है। क्या दे रखा है? यहाँ पर आपको विराम चिन्ह का मूल अर्थ आपका ठहराव से होता है, आराम आदि। जिन सर्वसम्बन्ध चिन्हों के द्वारा अर्थ का स्पष्टता के लिए वाक्य के भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं उन्हें व्याकरण रचना शास्त्र में उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके दो विराम चिन्ह एक जगह एक ही वाक्य में लगा रखा है। इस वजह से ये आपका जो है अशुद्ध हो जाएगा। बाकी आप देखिए ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, ये सत्य हो जाएगा। क्या आप पटना के रहने वाले हैं? तो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कह रहा वाह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था अशुद्ध बाग, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 15 नंबर कह रहा है फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो फूल क्या है? भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो पहली बात देखिए, फूल क्या आपके एक होते हैं? पहली बात आप ये बताइए, फूल क्या एक होते हैं? कमल के फूल, गुलाब के फूल, अड़हुल के फूल और गेंदे के फूल, यानी क्या होते हैं? फूल कई प्रकार के होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं फूलों की जातियाँ होती हैं। क्या होती हैं? फूलों की जातियाँ होती हैं। और देखिए कह रहा है भाववाचक क्या होते हैं? जैसे भाववाचक अलग जो होते हैं, समूहवाचक भी आपका अलग हो जाएगा। जो समूहों में होता है उसे आपका समूहवाचक कहते हैं। आगे देखिए कह रहा है दी गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करें। तो कर्तव्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा बात करें ऑप्शन नंबर ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए और डी देखिए। इनमें से बताइए कर्तव्यनिष्ठा जो आपका सही वर्तनी वाला है वह कैसा लिखा जाएगा 16 नंबर में? तो देखिए कर्तव्यनिष्ठा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा और यही आपका जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसका अनिवार्य का विपरार्थक शब्द है? तो अनिवार्य का आपको विपरार्थक यानी उल्टा शब्द बताना है। तो देखिए नि अनिवार्य तो होगा नहीं, और अनिवार्य दे रखा ये भी नहीं होगा, और औपचारिक दे रखा ये भी नहीं होगा। वैकल्पिक हम मान सकते हैं। देखिए वैकल्पिक क्या होता है? विपरार्थक का देखिए अनिवार्य का अर्थ होता है आपका बहुत ज़रूरी, और वैकल्पिक का अर्थ है कि आप उसे
जो है करें या ना करें। आपने फॉर्म भरते हुए देखा होगा कि कभी कभी कोई चीज़ें वहाँ पे वैकल्पिक दे रखा है, यानी आप उसे जो है कोई ज़रूरी नहीं आप उसे करें या ना करें, तो वैकल्पिक वहाँ पे रखा जाता है। अनिवार्य के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं। आगे देखिए 18 नंबर कह रहा दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ का तद्भव बताना है। ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? तो ज्येष्ठ का तद्भव रूप देखिए जेठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला होगा जेठानी नहीं होगी, और ना ही आपका जेठा रानी, जेठमलानी, ना ही आपका ज्येष्ठा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ज्येष्ठ का आपका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो जेठ हो जाएगा। और संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी से आदि से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं वह तद्भव कहलाते हैं। आगे देखिए 19 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार, बात करें इनमें कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए, अबिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें अगर बात करें ऑप्शन में दे रखा है श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पानी, क्या बात करें तो देखिए 19 नंबर में जहाँ एक शब्द की एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसका अर्थ अनेक हो, जैसे वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी, यहाँ पे पानी की बात करें तो देखिए पानी की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें इन पंक्तियों में 3 अर्थ हैं। चमक का चमक जो है, चमक जो ले रखा है चमक है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और बात करें यहाँ चमक के लिए जो आपका लगाया गया है वह मोती के लिए, और प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य के लिए, और जल जो दे रखा है वह आटे के लिए। तो हम कह सकते हैं इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। कह रहा चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? उपसर्ग आपका जो है वाक्य के आगे लगता है। कहाँ लगता है? उपसर्ग जो होता है आपका वाक्य के आगे लगता है, और प्रत्यय जो होता है वह आपका वाक्य के पीछे लगता है। तो चिरायु शब्द में किस रूप में जो है प्रयोग किया गया है? तो चिर है और चीरा है, चिरा है और यूं है। तो 20 नंबर में देखिए आपका चिर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चिर लगा हुआ है। और जो शब्द किसी शब्द के पहले से जुड़कर उसके अर्थ को परावर्तित कर दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। कह रहा निम्नलिखित लोकोक्ति और मुहावरे का आशय क्या है? तो घड़ो पानी पड़ना, क्या घड़ो पानी पड़ना, तो गुस्सा होना, पानी खत्म होना, बहुत ज़्यादा नहाना या शर्मिंदा होना। तो घड़ो पानी पड़ना, इसका अर्थ क्या निकल जाएगा? तो शर्मिंदा होना। क्या हो जाएगा? देखिए जो वाक्यांश सामान्य अर्थ के आधार पर आपके विलक्षण अर्थ प्रकट करते हों उसे मुहावरे को उस मुहावरा कहते हैं। और मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता और आपका चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे घड़ों पानी पड़ना का मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। और 22 नंबर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से नीलकमल शब्द में समास की श्रेणी में आता है? नीलकमल जो शब्द है वह समास के किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन में है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो 22 में ये आपका हो जाएगा कर्मधारय में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? तो नीलकंठ शब्द में कर्मधारय समास है। जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान हो और उसे कर्मधारय समास कहते हैं, और जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद भी आपका विशेष्य हो। नील कमल का अर्थ है नीला है जो कमल। 23 नंबर है कह रहा दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन देखिए उच्च प्लस चारण, उत प्लस चारण, अत प्लस चारण और अतः प्लस चारण। तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद अगर चुनना है तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, उत प्लस आपका चारण हो जाएगा। और इसमें बात करें, इसमें अगर बात करें कौन सी संधि है इस शब्द में, आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो इस शब्द में व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी? इस शब्द में व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता तो संतान है ऑप्शन में, और गुस्सा है,
बचपन है और हीरा है। तो अगर बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा संतान। वह संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। और बात करें तो संतान शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, अतः आपका विकल्प नंबर हम 1 लगा देंगे। अब गुस्सा होना, हीरा कैसा है, बचपन कैसा है, तो ये सब कैसे हैं, तो ये आपका पुल्लिंग है। हमसे क्या पूछ रहा था, कौन सा पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में नहीं आता, तो ये आपका हो जाएगा संतान। कह रहा दिए गए विकल्पों में से आकर्मक क्रिया चुनना है। आकर्मक क्रिया तो दिखाना है और खुजलाना है, हटाना है और हंसना है। तो 25 नंबर है और आकर्मक क्रिया पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा हंसाना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हंसाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे वाक्य, ऐसी क्रिया जिसे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कार्य की आवश्यकता नहीं हो पड़ती है, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन हंस रहा है, इस वाक्य में मोहन कर्ता और हंसना आकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 26 से 30 तक आपको गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर को विकल्प के रूप में चयन करना है। कह रहा इतिहास एक लंबी प्रक्रिया ने भारत को अनेक प्रजातियों, काबिलों, भाषाई वर्गों तथा धार्मिक समुदायों की विशाल मातृभूमि बना दिया। विविध जातियों के परस्पर मिलने और सांस्कृतिक सम्मिश्रण, विविध विश्वासों से सह अस्तित्व तथा धार्मिक एवं पंथ निरपेक्ष विचारधाराओं के परस्पर विरोधी प्रभावों से यह समाज को अनेक आकर्षक समन्वित स्वरूप उभरा। इन्हीं विषमताओं के कारण भारत को कभी कभी अनेक विरोधाभासों का देश कहा जाता है। इसके विशाल महाद्वीपीय आकार, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या और व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण विरोध और विदेश के अनेक बिंदु उभर कर आते हैं। भारत अद्भुत रूप से सामंजस्य और सहमति का देश है, इसलिए इसके इतिहास में विभिन्न वर्गों के परस्पर मेल मिलाप एवं सहमति के युग भी रहे हैं, तनाव तथा संघर्ष के भी। परंतु भारत को जो स्वरूप हमारे तथा संघर्ष के रूप में है, किंतु भारत का जो स्वरूप हमारे सामने और प्रकट रूप से स्पष्ट होता है, वह निरंतरता के साथ साथ परिवर्तनशील तथा सहसंहुता और उससे क्या है, तो बढ़कर परस्पर निरंतर का वास्तविकता और आत्मसात करने और समन्वय करने की क्षमता ही भारत का सभ्यता और प्रतिष्ठा की विशिष्ट पहचान है। तो गद्यांश था और अब इससे बनने वाले प्रश्न देखते हैं। कह रहा इनमें से कौन सा शीर्षक इस गद्यांश के लिए उपयुक्त होगा। तो इनमें से कौन सा शीर्षक है जो इस गद्यांश के लिए उपयुक्त होगा, तो देखिए सबकी मातृभूमि भारत, ये नहीं होगा। तो सामंजस्य और सहमति का देश, यही देखिए गद्यांश में कह रहा था कि गद्यांश के लिए उपयुक्त क्या होगा, तो सामंजस्य और सहमति का देश यानी अपना भारत, अपना प्यारा इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा। कह रहा गद्यांश के अनुसार जो है भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। 27 नंबर, तो देखिए निरंतरता के साथ परिवर्तनशील, ये भी नहीं गद्यांश के अनुसार था। सहयोग एवं सहिष्णुता का समन्वय, यह भी नहीं था। और विरोध और आपका विदेश के समन्वय, ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर पारस्परिक निर्भरता का समन्वय, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। कि देखिए पारस्परिक निर्भरता का जो है समन्वय। आइए देखते हैं 28 नंबर, गद्यांश में प्रयुक्त आत्मसात शब्द का क्या अर्थ है। तो गद्यांश में जो है आपका प्रयुक्त होने वाला आत्मसात शब्द का अर्थ क्या है, तो आत्मा से जो है आत्मा का मिलन, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है। देखिए ये तो नहीं होगा। और अपने में मिला लिया गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अपने अस्तित्व को भुलाकर दूसरे में घुल जाना, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, तो आत्मसात शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अपने अस्तित्व को भूलकर दूसरे में जो है घुल जाना। आगे देखिए 29 नंबर, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि अलग अलग जातियों को मिलने और सांस्कृतिक सम्मिश्रण, विविध विश्वासों के सह अस्तित्व तथा धार्मिक एवं पंथ निरपेक्ष विचारधाराओं के पारस्परिक प्रभावों से भारतीय समाज की कैसा स्वरूप बना है। तो देखिए बात करें
परस्पर विरोधी स्वरूप तो नहीं बना है, यह आपका आकर्षक और समन्वित स्वरूप बना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस गद्यांश के अनुसार। संघर्षशील स्वरूप ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई ये भी नहीं होगा। और फिर लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद हम चलेंगे रीजनिंग की तरफ। कह रहा है कि इतिहास की लंबी प्रक्रिया ने भारत को क्या बना दिया। इतिहास की लंबी प्रक्रिया ने भारत को क्या बना दिया, ये 30 नंबर में पूछ रहा है। तो विभिन्न समुदायों की मातृभूमि, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा गद्यांश के अनुसार कि विभिन्न समुदायों की मातृभूमि बना दिया। आइए अब आगे देखते हैं रीजनिंग। 31 से 32 तक आपको जो है 3 विकल्पों में से भिन्न विकल्प चुनना है। तो आइए देखते हैं। तो आपको इनमें सभी में से जो है भिन्न विकल्प चुनना है। अब देखिए आपका यहाँ पे बात करें तो 74 और आपका 7 दे रखा है। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए 7 और 4 का डिफरेंट देखें तो 4 3 7 इसमें आपको 3 का डिफरेंट मिलेगा। और बात करें 9 2 7 इसमें आपको जो है 2 का डिफरेंट मिलेगा। 4 और 1 इसमें आपको जो मिलेगा वह 3 का डिफरेंट मिलेगा। और 6 3 इसमें भी आपको 3 का डिफरेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में आपका देखिए 2 का डिफरेंट है, इस वजह से यह भिन्न आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपने समझ लिया होगा, बस यही इसका जो है ट्रिक था। आगे देखिए अलग करना है, जोड़ना है, संलग्न करना है और बांधना है। इन आपका चारों में से सबसे अलग भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो बात करें ऑप्शन नंबर ए अलग करना, देखिए जोड़ना, बांधना और संलग्न करना ये सब क्या हो जाएगा। तो ये सब जो है हम एक तरह से क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम सहज के रखते हैं, लेकिन अलग कर देंगे तो ये आपका जो है सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका भिन्न हो जाएगा। कह रहा 34 से 33 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है और एक पद लुप्त है, और दिए गए विकल्पों में से वही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अब इसमें देखिए आपको प्रश्नवाचक के जगह पर, यहाँ देखिए 33 में प्रश्नवाचक के जगह पे आपका कौन सा नंबर आएगा। क्या टी आएगा या एम आएगा या क्यू आएगा या यू आएगा। तो प्रश्नवाचक के जगह पर क्या आएगा, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो आपका क्या दे रखा है, एफ है और जी है और क्या है तो एच है। और बात करें तो अब देखिए एच और जे दे रखा है। एच और जे का अगर हम इनका देखते हैं तो यहाँ पे हमें 2 का जो मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपका 8 पे होता है और ये जो आपका होता है ये 10 पे होता है। अब बात करें और आगे तो देखिए आपका जे के एल क्या हो जाएगा, जे के एल हो गया। अब जे के एल में देखेंगे तो आपका एल से अगर हम चलेंगे कहाँ पर, एल से चलेंगे हम एन तक, तो एल हमारा 12 पे होता है और एन हमारा यहीं 14 पे होता है, तो हमें +2 का डिफरेंट मिल रहा है। जे के एल हो गया। एन अब क्या बचा, तो एन ओ पी बचा, क्या बचा, एन ओ पी बचा। अब देखिए एन ओ पी बचा तो हमारा क्या हो जाएगा, पी और आर हो जाएगा। इनका देखिए ये हमारा 16 पे होता है और आर हमारा 18 पे होता है, तो इनका भी डिफरेंट हमें 2 मिल गया, 2 मिल गया। अब ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, तो आर एस और क्या बच जाएगा, तो हमारा टी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आर एस टी। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि 14 4 है, 18 है, 48 है, क्वेश्चन मार्क है और 180 है। अब क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो इस तरह के देखने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंट देखते हैं। क्या देखते हैं, डिफरेंट देखते हैं। तो अगर हम 4 से 18 तक जाते हैं तो हमें 14 प्लस करना पड़ेगा, कितना, 14 प्लस करना पड़ेगा। अब अगर हम 18 से 48 तक जाते हैं तो हम देखेंगे कि हमें 30 प्लस करना पड़ेगा, 30 प्लस कर दिया। अब 48 से अगर हम 30 14, अब देखिए आगे यहाँ तक हमारा हो गया।
अब अगर हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ 14 और 30 का डिफरेंट देखते हैं तो हमें कितने का, तो प्लस 16 का डिफरेंट मिलेगा। कितने का, 16 का। 30 और 16 जोड़ देते हैं, 30 और 16 जोड़ते हैं तो आपका ये 6 हो गया और आपका कितना हो गया, 46 हो गया। 46 और 48 जब आपका मिलेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। अब बात करें आपका 48 है और कितना है, तो 46 है। 8 6 14, 1 मिनट कट गया। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे देखिए पहले अगर 14 से 18 4 से 18 तक जाना है तो हमें 14 ऐड करना पड़ेगा, और 18 से 48 जाना है तो 30 ऐड करना पड़ेगा। और फिर देखिए यहाँ पर अब इसका दोनों का डिफरेंट लेंगे तो 16 का डिफरेंट मिलेगा, और 30 और 52 का डिफरेंट लेंगे तो 22 का। अब 16 और 22 का जो है डिफरेंट लेंगे तो हमारा 6 का डिफरेंट आएगा। कितने का, तो हमें क्वेश्चन मार्क पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 34 का ऑप्शन नंबर बी हमारा 100 आपका आ जाएगा, वह करेक्ट हो जाएगा 100। एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु जो है वह 22 वर्ष है। कितनी, तो औसत आयु जो है एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष दे रखा है, और उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10 और 1 का अनुपात है। तो इसके अनुसार पुत्र की आयु कितनी होगी। तो देखिए हम मान लेंगे 35 नंबर है। तो क्या है, तो मान लेंगे फादर की जो एज है, फादर की एज जो हो जाएगी वह मान लेंगे 10x हो जाएगी। कितना, 10x हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि माना और आपका सन की जो आपकी हो जाएगी वह x हो जाएगी, यानी यानी उसके पुत्र की जो हो जाएगी वह x हो जाएगी, और उसके पिता की हो जाएगी 10x हो जाएगी। और कह क्या रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का औसत 22 वर्ष है, और उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10 और 1 है। तदनुसार पुत्र की आयु कितनी होगी। तो यहाँ देखिए आपका 2 लोग हैं तो आपका हो जाएगा ये 10x और प्लस आपका x हो जाएगा। ये दोनों का हो जाएगा अनुपात। और कितना दे रखा है, इनकी औसत आयु जो दे रखा है वह 22 दे रखा है। कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। तो यहाँ पर बात करें 10 और 1 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यह 11x हो जाएगा, और इधर आपका गुणा होगा तो आपका 44 हो जाएगा। 22 दूना 44 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 11 चौका 44, x की वैल्यू जो हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा रेचल उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। कहाँ चलती है, तो रेचल उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। चलिए उत्तर की ओर इसे रेचल को चला देते हैं। तो रेचल जो है उत्तर की ओर जो है चलना प्रारंभ करती है, और 15 कितना चलती है, तो 15 चलती है। तो देखिए यह उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर वह 15 चल जाती है। यह मान लीजिए 15 चल गई। फिर कह रहा वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर चलती है। अब वह दक्षिण दिशा में घूमकर वह 20 मीटर चलती है। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 15 वह नॉर्थ गई, फिर वह दक्षिण दिशा में घूम कर यहाँ पे मान लीजिए फिर 5 और यहाँ चल गई, तो ये आपका 20 हो गया। कितना हो गया, यह आपका टोटल 20 हो गया। मान लीजिए वह ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए। अब क्या कह रहा है, कह रहा कि अब वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर चलती है। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। अब पूरब देखिए, पूरब इधर होगा, और यह कितना चल रही है पूरब में, तो 10 मीटर पूरब में चल रही है। 10 मीटर वह पूरब में चली। फिर कह रहा है कि अंततः वह उत्तर की ओर 5 मीटर चली। उत्तर की ओर जो है वह 5 मीटर उत्तर की ओर चली। तदनुसार वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। तो यह उसका मूल स्थान है, और यह देखिए यहाँ पर इसकी दूरी पूछ रहा है। तो बात करें तो देखिए आपका 10 मीटर कौन सा हो जाएगा, 10 मीटर आपका पश्चिम नहीं आएगा। 10 मीटर ध्यान दीजिए, आपका 10 मीटर पश्चिम नहीं आएगा। ये आपका कौन सा है, तो देखिए ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और आपका वेस्ट है। तो ये कौन सी दिशा है, तो आपकी ईस्ट हो जाएगी। ईस्ट में आपका 10 मीटर आपका पूर्व दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। आगे देखिए फिर कह रहा है 37 से
38 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो दिए गए शब्दों को अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा है इसमें जो है वह नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं 37 नंबर में कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो रीजेंट दे रखा है पहला, देखिए आपका यहाँ पर रीजेंट दे रखा है, क्या रीजेंट बन जाएगा? तो देखिए आर इसमें है और आपका ई भी इसमें मिल जाएगा और आपका जी है, जी भी मिल जाएगा और डबल ई आपका तो है ही है इसमें, एन भी मिल जाएगा, एन है इसमें, हाँ एन भी देखिए मिल जाएगा और टी भी मिल जाएगा। ये तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। आगे देखिए आपका जनरेट जनरेट दे रखा है, जनरेट दे रखा है तो यहाँ पर देखिए आपका ई कितनी टाइम है, 1 2 3 टाइम, 4 टाइम ई दे रखा है, तो इसमें भी आपका 3 टाइम ई है। और बात करें तो और इसमें क्या नहीं दे रखा है, तो देखिए ए क्या इसमें इनमें दिख रहा है ए, तो आपका हीटरोजेंसी, देखिए हीटर अब देखिए आपका ए इसमें नहीं दे रखा है, ए आपका जो है इसमें नहीं दे रखा है, इस वजह से आपका यह नहीं बनेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी को नहीं बनाया जा सकता। बाकी स्टोर भी बन जाएगा और रूट भी आपका बन जाएगा, लेकिन आपका जनरेट दे रखा है, ये आपका नहीं बनेगा। और क्या दे रखा है आपका, ये देखिए 38 नंबर में, तो 38 नंबर में देखते हैं कौन सा नहीं बनेगा। तो इक्वल आपका दे रखा है, ई इसमें भी है, क्यू है, यू है और ए है और एल है, ये तो पहला हमारा बन जाएगा। आगे देखिए बी है, बी भी है इसमें और ओ है, ओ भी देखिए इसमें है, सी है, सी भी इसमें दे रखा, ए भी है और एल है, ये भी बन जाएगा। और देखिए आपका क्यू दे रखा है, क्यू है इसमें, क्यू भी है, यू है, यू है, ए है, ए भी इसमें है, आई भी है इसमें, आई भी है, एन देखिए एन भी है इसमें और टी है। टी तो देखिए टी आपका इसमें है नहीं, इसमें आपका टी तो है नहीं, इस वजह से आपका जो है विकल्प नंबर सी को नहीं बनाया जा सकता है। बाकी ये आपके ये भी बन जाएगा। कह रहा किसी कूट भाषा में लंदन को 24 30 28 8 30 और 28 लिखा गया है, उसी भाषा में फ्रेंच को कैसे लिखा जाएगा? चारों ऑप्शन दिखा दूं मैं आपको, देखिए चारों ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ भी देखिए ये आपका डी ऑप्शन है, यहाँ सी कर दिया है, ये डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए एल का कोड कितना होता है, पहली बात आपका देखिए एल का कोड कितना होता है, एल का कोड आपका 12 होता है, कितना? एल का कोड 12 होता है, ठीक है, यहाँ पे एल का कोड 12 होता है। अगर हम इसे क्या कर दें, 2 गुना कर दें, इसे हम क्या कर दें, इसे 2 गुना कर दें, तब हमें 24 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बताइए, 24 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आगे देखते हैं फिर ओ है, ओ आपका कितने पे होता है? ओ की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है। अगर इसको हम 2 गुना कर दें तो बताइए हमें 30 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 30 हमारा ऑप्शन में दे भी रखा है। अब आगे देखिए एन दे रखा है, एन है, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है और 14 को अगर हम 2 गुना कर दें तब हमें 28 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 28 मिल जाएगा ना, ठीक है। आगे देखते हैं डी, डी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है? डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, अगर इसका हम 2 गुना कर दें तो हमें 8 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हमें 8 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद ओ है, फिर उसके बाद ओ है, ओ की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है? 15 होती है और 15 को अगर हम 2 कर दें तो हमें 30 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका देखिए एन दे रखा है, एन हमारा किस पे होता है? तो अभी मैंने ऊपर सॉल्व कराया, एन हमारा 14 पे होता है, इसको भी हम 2 गुना कर दें तो हमें 28 मिल जाएगा। तो देखिए यही आपका पैटर्न, देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपका यही दे रखा है यहाँ पर। अब हम फ्रेंच को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, फ्रेंच को तो एफ़ देखिए किस पे होता है? एफ़ की प्लेस वैल्यू हमारी 6 होती है। अब 6 को हम 2 गुना कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, देखिए पहला हमारा कट गया। उसके बाद आर है, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, इसका हम 2 गुना कर दें तो 18 दूना हमारा कितना होता है? 18 दूना हमारा 36 होता है, कितना होता है? 36 होता है। तो देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, केवल ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आगे देखिए, आगे देखिए 40 नंबर, और कह रहा है यदि 29 गुणे 48 576 और 35 गुणे 16 90
और 22 गुणे 46 96 हो तो 42 गुणे 17 कितना होगा। तो देखिए कितना लॉजिक वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, है कि नहीं लॉजिक वाले क्वेश्चन। तो अगर देखिए आपका कितना दे रखा है 29 है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें 29 है और कितना दे रखा है 29 गुणे 48 दे रखा है, 29 गुणे 48 दे रखा है। अब इसको क्या करें हम, तो देखिए 2 गुणे 9, इनको हम अगर हम तोड़ दें 2 गुणे 9 और 4 गुणे 8 है, तो अब देखिए 9 दूना 18 हो जाएगा और आपका 8 चौको 32 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, तो क्या 576 आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई करा के। तो देखिए क्या आ जाएगा, अगर 18 और 32 का हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमें जो मिल जाएगा 576 हमें मिल जाएगा। कितना, 576 मिल जाएगा। आगे देखिए आपका कितना दे रखा है, 35 गुणे 16 दे रखा है। कितना है, 35 है और गुणे 16 दे रखा है। तो अब देखिए 3 गुणे, इसे फिर हम तोड़ देंगे, 3 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 6 में तोड़ देंगे। अब देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा और 1 गुणे 6 आपका 6 हो जाएगा। 15 छक्का कितना हो जाएगा, 15 छक्का हमारा 90 हो जाएगा। अब इतना दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैं आपको धीरे धीरे और एक स्टॉप करके मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे देखिए कितना दे रखा है, तो 22 है और कितना है, तो आपका 46 है। 22 और 46 है, तो इनको भी तोड़ते हैं 2 गुणे 2 में और कितना है, तो 4 गुणे 6 में। तो 2 दूना 4 इधर हो जाएगा और 6 चौका 24 इधर हो जाएगा और 24 दूना कितना हो जाएगा, तो 24 दूना हमारा 48 हो जाएगा। देखिए कितने प्यार से हमारा उत्तर निकल के आ गया 48। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए हम 48 नहीं, देखिए यहाँ पे 42 और 17 का पूछ रहा था। देखिए 42 और 17 का पूछा है ना, 42 और 17 का पूछा है, किसका, 42 और 17 का पूछा है। तो 4 गुणे 2 और गुणे 1 और गुणे 7 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा और आपका 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा उस आकृति का चयन कीजिए जिसकी अवयव आकृति को पूर्ण कर सकती है। ये तो आपका प्रश्न आकृति है। अब उत्तर आकृति मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इधर दे रखा है ऊपर। तो क्या आकृति है एक बार देखिए और बताइए क्या उत्तर आएगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तर आकृति है। एक मिनट, समझ नहीं आया कुछ, मैं आपको नीचे एक बार दिखाता हूँ क्या है, क्या पूछ रहा है, फिर इसको देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो वो कह रहा है कि आकृति को पहचान कीजिए जिसकी अवयव प्रश्न आकृति को पूर्ण कर सकती है। ये तो प्रश्न आकृति है और कौन सी इसे आकृति को पूर्ण कर सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे उत्तर आकृति दे रखा है, कौन सी आकृति से पूर्ण करेगी। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए, इसमें ये आकृति जो हो जाएगी, यह जो है आपका उसमें विद्यमान है, ये उसे पूर्ण कर देगी। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 42 नंबर, और कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में से पेन, पेंसिल, स्टेशनरी के सही ढंग से कौन चित्रित कर सकती है। तो अगर बात करें, देखिए देखिए पेन और पेंसिल अलग अलग चीज़ होती हैं। मान लीजिए आपका ये पेन हो गया, ये पेन हो गया और ये जो आपका हो गया वह पेंसिल हो गया, पेंसिल हो गया। और स्टेशनरी में ही आपके पेन और पेंसिल मिलते हैं। कहाँ, आप स्टेशनरी के दुकान पर ही पेन और पेंसिल जो है लेने जाते हैं, लेने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें आपका चित्र जो है यही सही हो जाएगा। अब देखिए इसे आकृति को जो है कौन सा पूर्ण करेगा, इस आकृति को कौन सा पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर आपकी उत्तर आकृति या आपकी प्रश्न आकृति है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर बात करें तो देखिए आपका ये इधर गया है, तो ये आपका ये सीधे इधर जाएगा, कहाँ जाएगा,
ये आकृति सीधे इधर जाएगा और ये आकृति यहाँ पर ऐसे आएगी और ये गोला आपका ऐसे इस तरह से जो है मिल जाएगा। तो ये आकृति आपको कहाँ किस में दिख रही है? तो मुझे तो केवल एक में ही दिख रही है। देखिए इसमें उल्टा बना रखा है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसे पूर्ण आकृति जो है बना देगी। अब दिए गए ब्लॉकों में से यदि 10 तली पर हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी? अब 10 जो है तली पर हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी? तो 10 अगर तली पर है तो इसके शीर्ष पर आपका 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके शीर्ष पर 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब तली पर यहाँ पर 10 है तो तली पर आप यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर एमएन रेखा पर रखा जाता है तो यह कैसा दिखेगा? अब देखिए यहाँ पर इसे दर्पण पे रखा गया है तो कैसी आकृति आपकी बनेगी? ये देखिए आपको इस तरह से आपका दर्पण पे रखा गया है, आकृति कैसी बनेगी? तो चलिए ये मैं आपके लिए होमवर्क रख लेता हूँ। ये मैं आपके लिए होमवर्क रख लेता हूँ। आपको देखिए 45 नंबर ये प्रश्न है, 45 नंबर ये प्रश्न है और 45 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा और कमेंट में बताना कि आपका कौन सा फिगर बनेगा, डी बनेगा, सी बनेगा, बी बनेगा, ये बनेगा। तो 45 का ए, 45 का बी या 45 का सी या 45 का डी ऐसे आपको कमेंट करके भेजना है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ 46 नंबर पे। या मैं बता दूं, चलिए इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, 45 का ऑप्शन नंबर डी ये वाला बन जाएगा और ये चीज जो आपकी तीर इधर जा रही है ना, ये तीर आपको इधर बन जाएगी। तो अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं आगे अभी होमवर्क आपको दूंगा, कोई बात नहीं, पहले आप पूरा क्लास देखिए फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको जीके से प्रश्न है और 20 नंबर ही आपका जीके पूछा जाएगा। कितना? तो 20 नंबर ही आपका जीके शायद पूछा, हाँ 20 नंबर ही आपका जीके है। कह रहा हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो हरित क्रांति से देखिए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को, पंडित इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा और स्वर्गीय नरसिम्हा राव ये भी नहीं और न स्वर्गीय राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर हम जो है ए हो जाएगा। ए हो जाएगा कि भारत के कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति यानी ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन आपकी कब आई थी? तो 1966 से आपका 67 के बीच आई थी, बीच आई थी और इसी में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम जोड़ा गया। उन्होंने ही अमेरिका के राष्ट्रपति से गेहूं के अमेरिकन फिल्में आपका लार्मा लोजो, सोनारो 63 व सोनारो 64 ये 3 प्रजातियां अपने देश में निवेदन कर मंगाई। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में उपज को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर और पहले का हमारा है जवाहरलाल आपका स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। कह रहा कृषि कह रहा है कि कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने कहा है? कृषि यानी आपकी भारत की आत्मा है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी भी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हैं और महात्मा गांधी भी हैं। तो आपको देखिए आपको अगर पता ही रहेगा तभी तो आप ऑप्शन में लगाएंगे। तो देखिए इसका जो हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएंगे। कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था और इसी के संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला था कि कृषि अर्थव्यवस्था तथा समाज कल्याण की एक कुंजी है। भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया था? 1973, 1991, 1997 या आपका 2000 में? तो भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सन 2000 में। देखिए बाहरी व्यापार तथा भुगतान को सुगम बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा को व्यवस्थित विकास और रखरखाव के उद्देश्य हेतु जो है विदेशी मुद्रा से संबंधित कानूनों में संशोधन कर फेमा आपका लागू किया गया था। कब?
तो आपका 1 जून 2000 को यह आपका लागू किया गया था। आगे देखिए, कह रहा एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध क्रमशः कौन से हैं? ऑप्शन में शून्य और उच्च, उच्च और शून्य, शून्य और निम्न, और शून्य से आपका अनंत। तो एक आदर्श एमीटर और एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध क्रमशः क्या क्या हैं? तो देखिए 49 नंबर है, 49 में यह हमारा हो जाएगा शून्य से अनंत हो जाएगा। देखिए एमीटर, एमीटर क्या होता है? तो किसी परिपथ को किसी शाखा में शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है, यही आपका एमीटर होता है। और किसी भी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपका शून्य माना जाता है। और वोल्ट मीटर आपका एक मापक यंत्र होता है जो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसे जो है इन्फिनेटिव से जो है हम इसे इन्फिनेटिव से जो है प्रदर्शित करते हैं। कह रहा एक माध्यम का अपवर्तनांक m है, यह किस पर निर्भर करता है? तो कह रहा माध्यम के तापक्रम पर, आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य पर, और माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था में, या डी कह रहा है उपयुक्त सभी से। तो 50 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ये आपका सभी के सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो किसी माध्यम की अपवर्तनांक प्रकाश के चाल के पदों में आपकी परिभाषित की जाती है। तो ऑप्शन ये आपका सभी के सभी हो जाएंगे। और कह रहा है क्या? कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित धातुओं को जल से क्रिया के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवहार जो है व्यवस्थित करना है। कह रहा है निम्नलिखित धातुओं को जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जल से कौन सी क्रियाशील सबसे पहले करेगी, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आपकी करेगी मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम केवल देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में है। मैग्नीशियम के बाद आपका कौन सा होगा? फिर लोहा होगा, और लोहे के बाद आपका जो होगा वह सोडियम होगा, सोडियम के बाद जो होगा आपका जस्ता होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाएगा, यह जो आपका बढ़ते क्रम में हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और निम्न कूट में सहायता से उत्तर का चयन करना है। ये आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है ना, 52 नंबर है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, इस वजह से मैंने ऐसे कर दिया। अब बात करें इसमें कूट का चयन करना। कह रहा है ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु और सर्वाधिक आधारतेवर्धी धातु, ऊष्मा का दुर्लभतम चालक और सबसे हल्का धातु। और सूची 2 में दे रखा है एल्युमिनियम, सीसा, सोना और लिथियम। ये आपके 4 दे रखे हैं। और 52 है, 52 में देखिए ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो इसमें अगर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अभी देखिए आगे ऑप्शन और भी दे रखा है। तो अगर बात करें सर्वाधिक आपका, तो ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा? ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक आपका क्या हो जाएगा? तो चांदी हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे चांदी हो जाएगी, चांदी हो जाएगी। और सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक पाए जाने वाली जो धातु हो जाएगी वह आपकी एल्युमिनियम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एल्युमिनियम हो जाएगा। और सर्वाधिक आपके आधातवर्तीय धातु कौन सी हो जाएगी? ये आपका सोना यानी एजी आपका सोना हो जाएगा। मैं आपको ऐसे ही लिख देता हूँ, डिनोट नहीं करता हूँ। ये आपका गोल्ड आपका सोना हो जाएगा। और बात करें ऊष्मा का दुर्बलतम चालक क्या हो जाएगा? तो ये आपका शीशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीशा यानी आपका शीशा हो जाएगा। और सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगी? तो ये आप सभी जानते हैं, सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम हो जाएगी। आपका 4 नंबर में दे रखा है लिथियम, लिथियम। तो अब हमने इसको देख लिया। अब चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कहाँ पर है। तो शायद ऑप्शन और भी ऊपर आपको मिलेगा। ऑप्शन शायद आपका सी नंबर विकल्प में होगा या तो डी में होगा। देखिए सी में है, 5 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए साइंस से प्रश्न है, कह रहा कौन से लौड़ों के विलयनों का युग्म आपका अम्लीय कृति है। ऑप्शन में MgSO4 इंटू N2CO2 4 या CuSO4 या NH का होल NH पे और SO4 या BaCl2 या NaCl या CH3COONA या CH3COONH4। कह रहा है कौन से लौड़ों का विलयनों के युग्म जो है आपके अम्लीय कृति हैं। तो 53 का ऑप्शन नंबर अगर बात करें CuSO4 ऑप्शन नंबर बी देखिए। यह क्या है, यह नीला थोथा या आपका तूतिया का कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक CuSO4 होता है। इसे क्यूरिपिट सल्फेट भी कहते हैं। अमोनियम सल्फेट फसलों के लिए ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग की जाने वाला सबसे उपयुक्त है जिसका रासायनिक सूत्र NH4 पे होल ट्वाइज और SO4 होता है। NH पे 4 ट्वाइज और SO4 हमारा होता है। आगे देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो देखिए ये आपकी लीवर होता है। क्या होता है, लीवर होता है। अग्नाशय नहीं होगा, ना ही आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होगी, ना ही थायराइड ग्रंथि होगी। ये क्या हो जाएगा, लीवर। लीवर यानी क्या, तो यकृति, यकृत। क्या, तो देखिए जिगर या कलेजा, यह शरीर में एक अंग है, यह अंग है और जिसका अगर कार्य की बात करें तो यह आपके पाचन का कार्य, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना है। यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और कह रहा सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है तो लीवर में, अग्नाशय में, पिट्यूटरी में या थायराइड में। तो सर्वाधिक शैवाल आपका रहता है तो किस में, तो लीवर में रहता है। किसमें, लीवर में रहता है। शैवाल जो होता है वह पर्णहरित आपके युक्त पौधे होते हैं। इसके थैलस में वास्तविक जड़ें, तना और पौधे आपके जो है। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर। ऑप्शन नंबर पहला ही उसका करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। अब देखिए इसमें आपके बहुत सारे विकल्प दे रखे हैं। थोड़ा सा मैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए 6 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं और इसमें से पूछ रहा है आपका कौन सा सही नहीं है। देखिए आपका 56 नंबर 56 में तो कह रहा है राष्ट्रपति। देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो कह रहा राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा नियुक्त होता है। तो देखिए ये तो आपका सही नहीं है। और देखिए फिर कह रहा है कि निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये भी नहीं सही है। और कह रहा है निर्वाचन मंडल में सही क्या पूछ रहा है हमसे। देखिए पहले ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, यानी कौन से सही हैं ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा 56 में पूछ रहा है कौन से सही हैं। तो राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो हाँ ये तो सत्य हो जाएगा आपका। और निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। और निर्वाचन मंडल में राज्य विधानमंडल के आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। और राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आपका निर्वाचित होता है, तो ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। और कह रहा आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बढ़ाया जाएगा। और एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर केवल हमारा डी हमारा जो है सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यवाहक और अध्यक्ष होता है। वह संघ के सभी कार्यपालक कार्य उसके नाम दिए जाते हैं। अनुच्छेद 53 की बात करें तो आर्टिकल आपका 53 में कहा गया है कि संघ के कार्यपालक शक्तियां उसमें निहित होती हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह बढ़ाया नहीं जा सकता है आपातकाल में। आगे फिर देखिए उसी तरह से क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। और कह रहा है देखिए 57 में कौन से सही हैं। तो कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये तो बिल्कुल बात सत्य कह रहा है। और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति करता है। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य कह रहा है बी नंबर।
राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल का भी परामर्श करते हैं, तो ये भी सही है। और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में परामर्श करते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा चौथे। यानी भारतीय संविधान के भाग में अगर बात करें, आपके भाग 5 में जो दे रखा है कि उच्च न्यायालय के प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें आपके आर्टिकल 217 के आपके पहले में 217 के पहले के तहत भारत का जो है मुख्य न्यायमूर्ति में भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बातचीत और परामर्श करके वह राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। आगे देखिए, कह रहा भारत का एक नागरिक विमान सभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, राज्यपाल, सक्षम न्यायालय और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। तो कह रहा है कि भारत का एक नागरिक है, वह विमान सभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु वह विकृत वित्त का है, वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? तो ऑप्शन में तो देखिए 4 ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ऑप्शन में तो 4 हैं, तो हमारा जो होगा विकल्प नंबर डी, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी 59 नंबर है और कह रहा एक विधेयक विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इस बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? तो देखिए 59 में तो ऑप्शन नंबर देखिए विधेयक आपका व्ययगत हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ना ही सी, ना ही आपका डी होगा। कि देखिए अगर आर्टिकल आपका देखिए आर्टिकल 196 के आपके 5 पार्ट में कहा गया है कि इसके अंतर्गत कोई विधेयक जो किसी विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, वह विधानसभा परिषद में आपका लंबित हो और विधान के विघटन पर आपका व्यक्तिगत माना जाएगा। कह रहा भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो आपका बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर तो नहीं है, ये आपका हो जाएगा 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेगोरियन कैलेंडर हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्र पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आपका संक्षिप्त नाम आपका भारंग यानी भारत में उपयोग की जाने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संबत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को 22 मार्च आपका 1957 को जो है यह आपका अपनाया गया था। कह रहा कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आपका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 27 में और अनुच्छेद 28 है और आपका अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन से आपके अनुच्छेद में दे रखे हैं? ये अनुच्छेद जो आपका है यह अनुच्छेद 29 है। कौन सा? अनुच्छेद 29 है। और किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा और लिपि है या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का पूरा अधिकार होगा। यह प्रावधान जो है जन प्रतिनिधि कानून 1951 के तहत बनाया गया है। 1951 के तहत यह कानून आपका बनाया गया है। कह रहा राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के लिए विषय में क्या सही नहीं है? 62 नंबर है। तो क्या सही नहीं ये पूछ रहा है। तो अगर बात करें तो देखिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सत्य है। और प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है, ये भी सत्य है। तो आइए देखते हैं और क्या कह रहा है विकल्प में तीसरा। और तीसरे भी देखिए इसी में दे रखे हैं सारे के सारे। देखिए कूट दे रखा है ना, कूट दे रखा है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है, कोई नहीं, चलिए इसके स्किप करते हैं। आगे देखते हैं 63 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में आपके पुंसवन से लेकर मृतक दाह के सामाजिक रीति रिवाज और संस्कार वर्णित किए गए हैं? तो धर्म सूत्र में और ग्राह सूत्र में और श्रोता सूत्र में और विशिष्ट सूत्र में। तो निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह के सामाजिक रीति रिवाज और संस्कार वर्णित किए गए हैं, यह पूछ रहा है।
ये जो हो जाएगा आपका आपके ग्राह सूत्र में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कह रहा है कि दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियायत से चांद बीबी संबंधित थी? तो ऑप्शन में है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और आपका बरार। तो 64 का ऑप्शन नंबर ये बीजापुर से संबंधित हो जाएगा। देखिए मुगल काल को द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है। मुगल कालीन स्थापत्य कला में मध्य एशिया की इस्लामों और भारतीय कला का मिश्रित रूप है, जिसमें फारसी, तुर्की, गुजराती और बंगाली और गुजराती आदि स्थानों का परंपराओं का इसमें मिश्रण मिलता है। कह रहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों से भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक योगदान मिलता है? तो स्थापत्य है, चित्रकला है, मूर्तिकला है और नृत्य है। तो 65 का अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थापत्य कला से। तो मुगल काल में द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है। मुगल कालीन स्थापत्य कला में मध्य एशिया का आपका इस्लामी भारतीय कला का मिश्रित है। 1 मिनट कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 64 का हमारा कौन सा था? तो अहमदनगर, सॉरी देखिए ये आपका इसका अहमदनगर था। क्या था? तो चांद बीबी का संबंध ढक्कन के अहमदनगर से है। चांद अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी और अहमदनगर के सुल्तान आपके चुराहान मुल्क का बहन थी। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी हो जाएगा 64 का। और आपका इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा स्थापत्य हो जाएगा। आगे देखिए आप साहब आपका कंप्यूटर से प्रश्न है और कह रहा है देखिए कंप्यूटर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो सीडी रोम है, डीवीडी रोम है, हार्ड डिस्क है और उपयुक्त में से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका सभी के सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डाटा को सुरक्षित रखने और पावर को लगातार आपका रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में जिस मेमोरी को डाटा पावर ऑफ होने पर भी यह डाटा जो है सुरक्षित रखा जाता है, उसी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है? तो सीडी रोम में, CDRW में, डीवीडी में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी में नहीं हो जाएगा। किसमें? देखिए मैग्नेटिक डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो डेटा को लिखने, फिर से लिखने और एक्सेस करने के लिए आपके मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। यह एक चुंबकीय कोडिंग के साथ कवर की जाती है और यह डेटा को ट्रैक और स्पॉट और सेक्टर के रूप में जो है स्टोर करती है। और हार्ड डिस्क, जिप कोड और फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क के सामान्य उदाहरण हैं। और बात करें आगे, इसमें से हमारा कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा सर्च इंजन क्या है? तो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। देखिए एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक प्रोग्राम जो इंसानों की खोज करता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेज की खोज करता है, या डी कह रहा है एक मशीनरी इंजन जो डेटा की खोज करती है। तो एक सर्च इंजन क्या है इनमें से अगर पूछ रहा है तो देखिए अगर बात करें 68 में तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सर्च एक इंजन ऐसी सर्विस है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल और सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का कौन सा आधारभूत कार्य नहीं है? तो इनपुट एक्सेस पट करना, टेक्स्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना या डेटा को स्टोर करना। तो कंप्यूटर का इसमें आधारभूत कार्य कौन सा नहीं है? तो टेक्स्ट कॉपी करना। देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो टेक्स्ट को कॉपी करना कंप्यूटर के आधारभूत कार्यों में से यह शामिल नहीं है। कंप्यूटर के 4 आधारभूत कार्य होते हैं जिसमें वह इनपुट डिवाइसों के द्वारा इनपुट पर किए गए डेटा को एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, और जो उस डेटा को प्रोसेस करना और प्रोसेस किए हुए डेटा को डाटा स्टोरेज में भेजना और और प्रोसेस करना, ये सब है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट को कॉपी करना ये आपका कंप्यूटर का आधारभूत इकाई नहीं है।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइस का एक समूह है। तो कह रहा है स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर, प्लाटर प्रिंटर और मॉनिटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइस के एक समूह है। तो देखिए प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर एक ऐसा अवयव है यह कंप्यूटर के मुख्य भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है और यह सूचना किसी भी भाग सूचना के प्रकार पर ध्वनि, डेटा, मेमोरी, आकृतियाँ इत्यादि उस पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो देखिए आप हमारा कीबोर्ड हो गया, ये हमारा जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। आपका माउस हो गया और माउस के बाद हमारा स्कैनर हो गया, स्कैनर के बाद हमारा जॉयस्टिक हो गया, डिजिटल पेन हो गया और ट्रैक बॉल हो गया। और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, देखिए आउटपुट यहाँ दे रखा है। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो हमारा देखिए मॉनिटर हो गया, मॉनिटर पर हम कोई चीज़ देखते हैं। और बात करें प्रिंटर हो गया, प्रिंटर पर हम कोई चीज़ जो है प्रिंट करके बाहर प्राप्त करते हैं। और प्लोटर भी आपका जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। प्लोटर हो गया और प्रोजेक्टर हो गया, साउंड कार्ड हो गया और ईयरफोन हो गया। ये सब क्या हो गए, तो आउटपुट डिवाइस हो गए। कह रहा एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश के किरणों का प्रयोग करता है और स्याही के कण कण पर कागज संकलित होता है उस सबसे अच्छे वर्गीकृत किया जा सकता है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि एक निर्गम यानी आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश के किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होता है उसे उसे सबसे अच्छे वर्गीकृत किया जाता है। तो बीम प्रिंटर के माध्यम से, कैरेक्टर प्रिंटर के रूप से, लेजर प्रिंटर के रूप से या लाइन प्रिंटर के रूप से। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए लेजर प्रिंटर के से हो जाएगा। एक लेजर प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंट का एक आम प्रकार है जो तीव्र गति से किसी भी सादे कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर और चित्र उत्पन्न करता है। लेजर प्रिंटर के अंदर नेगेटिव चार्ज का एक ड्रम लगा होता है जिस पर लेजर बीम डालकर उसे छापने के लिए जो है घुमाया जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ लाइन प्रिंटर से ग्रुप है। निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर की ग्रुप हैं। तो देखिए डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, तो ये तो नहीं होगा। और ड्रम प्रिंटर, चेन बैंड प्रिंटर, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए लाइन प्रिंटर एक प्रकार होता है जिसमें ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर और गैर प्रभावी तकनीकी का भी उसमें उपयोग किया जाता है। जैसे कि थर्मल लाइनर प्रिंटर में 1970 के दशक में 1970 के दशक में लोकप्रिय थे ये। और कुछ इंकजेट और लेजर प्रिंटर एक समय आउटपुट लाइन या पेज का जो है उत्पादन करते थे। आइए बढ़ते हैं 73 नंबर पे। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं वह उसे कहते हैं। तो लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तो 73 है और 73 का आपने सभी ऑप्शन देख लिया तो ऑप्शन इसमें हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कागज़ पर प्रहार नहीं करते बल्कि ये अक्षर और चित्र जो है प्रिंट करते हैं। स्याही की फुहार कागज़ पर छोड़ते हैं। और नॉन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल और इंजेक्ट तकनीकी का प्रयोग करते हैं जिसमें इंकजेट प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होता है और आपका फोटो प्रिंटर होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। ऑप्शन में है लिनक्स, विंडोज, ओपन सोलारिस और उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए आपका हो जाएगा इनमें से कोई आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए विंडोज 1985 में आपका हुआ था, विंडोज आपका 1985 में। और लिनक्स जो आपका था वह 1991 में। और डॉस जो था, डॉस आपका डॉस डॉस आपका कब आया था,
डॉस आपका 2008 में। यह तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोलरिस एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग है जो सन माइक्रो सिस्टम सोलर्स पर आधारित प्रणाली है। और सन माइक्रोवेव्स की शुरुआत चारों ओर एक डेवलपर और उपयोगकर्ता समूह के निर्माण परियोजना के नाम है। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, यूटिलिटीज के अंतर्गत और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये सब आते हैं किसमें? तो यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स ये सब किसमें? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। कह रहा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कह रहा ये आपके उबंटू, स्यूज 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 मैंड्रीवा, उबंटू डेबियन और उपरोक्त सभी। तो ये जो हो जाएगा ये आपका सभी के सभी हो जाएंगे। देखिए अगर बात करें कि एक ओवर सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें सोर्स कोई सार्वजनिक रूप से सादृश्य और संपादन योग्य होता है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज, एप्पल के iOS और मैक ओएस जैसे आमतौर पर ज्ञात ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कोलाज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कई प्रकार के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लक्ष्य की ओर आपके आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। कह रहा कि A2 अनुपात A4 इंगित करते हैं। तो केवल सेल A3 को सेल A2 से A4 तक, केवल सेल A2 से सेल A4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो है A2 से अनुपात से A4 किसको इंगित करते हैं? तो ये जो इंगित करते हैं यह सेल A2 से आपके A4 तक। कह रहा एक पैराग्राफ इंडेक्ट बढ़ाने के लिए डैश डैश शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। एक पैराग्राफ अगर डेंटेड बढ़ाने के लिए हम किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो कंट्रोल+I का, कंट्रोल+E का, कंट्रोल+L का या कंट्रोल+M का। तो ये जो हम यूज करेंगे ये आपका कंट्रोल+ आपका M का। देखिए प्रमाणीकरण एक ऐसा उपयोगकर्ता की प्रमाणिकता को सत्यापित करता है। इस प्रक्रिया में प्रमाणीकरण की आवश्यकता का एक सिस्टम होता है जहां एक सुरक्षित संसाधन पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता का सत्यापन करना होता है। कह रहा वेरिफिकेशन प्रक्रिया किसका है? तो एक्सेस की, लॉगिन की, लॉगआउट की या आपके ऑथेंटिकेशन की। तो वेरिफिकेशन क्या प्रक्रिया किसकी होती है? ये होती है आपके अथॉर्टी ऑथेंटिकेशन की होती है। किसकी? तो देखिए आपका 79 है। प्रमाणीकरण एक उपयोगकर्ता की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की प्रक्रिया है। प्रमाणीकरण की आवश्यकता को सिस्टम पर होती है जहां एक सुरक्षित संसाधन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता को सत्यापन करना जरूरी होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस हर रोज नहीं बदलता? तो स्टैटिक आईपी, डायनामिक आईपी, यूनिक आईपी और कॉमन नेम और नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस जो है रोज़ नहीं बदलता? तो 80 नंबर में ये हो जाएगा आपका स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी वह आईपी होता है जो मैनुअल रूप से एक डिवाइस के लिए जो है आपका कॉन्फ़िगर किया जाता है। नेटवर्क में आपका आईपी एड्रेस के डिवाइस पर DHCP सर्वर द्वारा आपका असाइंड किया जाता है, जिसमें आपके स्टैटिक आईपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बदलता नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। और कह रहा उत्तर प्रदेश में डैश डैश हेतु सबरी संकल्प अभियान शुरू की गई थी। तो गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए या निरक्षरता दूर करने के लिए। तो सबरी जो है संकल्प अभियान किस किस लिए चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपको गरीबी दूर करने के लिए। 1 नवंबर 2017 को 1 नवंबर 2000 2017 को 1 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया था। और 11 जुलाई 2017 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश और 2017-18 में कुपोषण दूर करने के लिए कब यह शुरू किया गया था? तो कुपोषण को जो शुरू किया गया था शुरू करने के लिए 11 जुलाई
11 जुलाई 2017 को जो है कुपोषण दूर करने के लिए शुरू किया गया था। और बात करें और संकल्प अभियान की, तो बात करें इसमें, देखिए 5 जनवरी तक यह कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? तो दस्तक अभियान जो था वह किससे संबंधित था? देखिए, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस को उन्मूलन, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। कि देखिए, अगर 5 फरवरी 2018 को 5 फरवरी 2018 को 5 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है डोर टू डोर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया था। दस्तक अभियान जो था यह व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन का एक हिस्सा था। इसे यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था जनगणना और जन सहभागिता के माध्यम से जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन को प्रयास किया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगी हुई हैं एनसीटी को छोड़कर? तो देखिए, ये आपके टोटल 8 राज्यों से होकर लगी हुई हैं। कितने? 8 राज्यों से होकर लगी है। पहला तो आपका आता है जिसमें आपका हरियाणा आता है, दूसरा जो होता है वो आपका उत्तराखंड आता है, और तीसरा जो आपका होता है वो आपका बिहार आता है, और चौथा जो होता है वो आपका झारखंड आता है, और पांचवा जो होता है वह कौन सा? तो राजस्थान आता है, और छठवां कौन सा है? तो छठवां आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश आता है। सातवां जो आपका है वह आपका छत्तीसगढ़ है, और क्या है? तो छत्तीसगढ़ है, और आठवां जो लास्ट होगा वह जो आपका होगा वो आपका वेस्ट बंगाल होगा, ये पश्चिम बंगाल हो जाए। ये आपके 8 राज्यों से है आपका जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लोग लगी हुई हैं? तो 8 राज्यों से। उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो मध्य प्रदेश के साथ कौन सी जो है जिले हैं वह साझा नहीं करते हैं? तो देखिए, अलीगढ़ अलीगढ़ जो हो जाएगा, इसकी सीमा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अलीगढ़ जिले की सीमा किससे? तो अलीगढ़ जिले की सीमा जो है हरियाणा से, हरियाणा राज्य की सीमा को स्पर्श करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में क्या नहीं उगाया जाता, तो कपास कपास जो है उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गेहूँ, चावल और तिलहन के रूप में सरसों आपका उगाया जाता है, लेकिन आपकी कपास की खेती जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं की जाती है। 86 नंबर देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश किस शहर को सैरमिक सिटी कहा जाता है? तो सैरमिक सिटी कौन से शहर को कहा जाता है? तो देखिए, लखनऊ को भी नहीं कहा जाता, ना ही मुरादाबाद को, और ना ही प्रयागराज को। ये आपका खुर्जा को कहा जाता है। किसको? तो उत्तर प्रदेश खुर्जा शहर जो कि आपका बुलंदशहर का ज़िला है, यह सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा छोटा शहर डैश डैश अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए उपयोग में जाना जाता है? तो देखिए, बरेली नहीं है, ना ही मेरठ है, ये आपका चुनार हो जाएगा। फिरोजाबाद आपके कांच की चूड़ियों के लिए हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो चिकनकारी, गोटा, जरदोजी या जरी? देखिए, इसे कहा जाता है चिकनकारी। कह रहा कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो हापुड़ में भी नहीं, ना ही कानपुर में आपका किया जाता है, लखनऊ में। कहाँ पर? तो लखनऊ में। कह रहा उत्तर प्रदेश किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? उत्तर प्रदेश में जो है किस प्रकार की मिलें आपकी बहुत संख्या में मिल जाएंगी? देखिए, कपड़ा में नहीं, आपकी चीनी मिल आपकी सर्वाधिक मिल जाएंगी।
कह रहा किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? ऑप्शन में है मिर्जापुर, देवीपाटन, अलीगढ़ और आजमगढ़। तो मिर्जापुर ऑप्शन नंबर देखिए, मिर्जापुर मंडल विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र है। आगे देखिए 92 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो 92 का ये आपका हो जाएगा भदोही हो जाएगा। कौन सा? भदोही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का भदोही जिला कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आकर्षक और कालीनों से ही भदोही विश्व मानचित्र और हस्तकला के क्षेत्र में सर्वोच्च इसको स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश राज्य डैश डैश में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको अगर पीतल के बर्तन के बारे में पूछे तो आपको मुरादाबाद लगा देना है। मुरादाबाद के बाद आपको क्या हो जाएगा? तो मुरादाबाद के बाद आपका जो हो जाएगा वह खलीलाबाद आता है। कौन सा? तो खलीलाबाद आपका आता है, जो कि आपका गोरखपुर के पास ही पड़ता है। और रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सहारनपुर काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल उत्पादों के लिए अधिकतम निर्यात किया जाता है और इसे पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो देखिए आपके सोनभद्र में। कहाँ पर? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला गुफा पेंटिंग साइट के लिए विख्यात है। यह पेंटिंग विंध्य और कैमूर पर्वतमाला की गुफा आश्रम में स्थित है। उत्तर प्रदेश के डैश डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और अपना कार्यविधि का नींव रखा था। तो कहाँ पर रखा था? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में तो हमारा बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सारनाथ हो जाएगा। कहाँ पर? तो सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध के अपना पहला उपदेश दिया था और उन्होंने अपने कार्य विधि की नींव रखी थी। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके उपरांत सर्वप्रथम आपके ऋषि पत्तन यानी वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सर्वप्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का जो है पहला उपदेश दिया गया था। और निम्नलिखित किस शहर पर स्थित है? देखिए आपका वाराणसी में। कह रहा कि रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के डैश डैश शहर में स्थित है। तो रूमी दरवाज़ा आपका कहाँ पर स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। यह आपका रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और यह पर्यटन स्थल आपका 60 फीट आपका ऊंचा है। कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 98 का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका 1 अप्रैल 1937 को। और यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो बात करें 99 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950 को। और आज का लास्ट प्रश्न होगा और ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। कह रहा उत्तर प्रदेश को अपना संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? ये आपके लिए रहेगा होमवर्क और आपको कमेंट करके बताना है। 100 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, या बी, या आपका ए, या डी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।